प्रिय विद्यार्थियों, साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके लिए कक्षा 9 के लिए एक साइंस का वीडियो लेकर आया हूं। तो देखिए, हम आज पढ़ेंगे आज का वीडियो। आज का टॉपिक हमारा कक्षा 9 का है, साइंस का है। और टॉपिक हमारा मोशन है, गति है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपने हमारे दैनिक जीवन में कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में देखा होगा, कुछ वस्तुएं गति करती हुई नजर आती होगी, जैसे पेड़ के पत्ते हिलते हैं। और कभी हम बस में बैठे हुए रहते हैं तो हम चलते हुए रहते हैं तो हमें यात्री पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। कभी पेड़ की टहनियों को हिलते हुए देखा है। तो ये क्या है? ये गति है। ठीक है, तो गति है तो मतलब गतिशील वस्तुएं हैं, इसका मतलब देखिए विद्यार्थियों। और इस अध्याय में हम गति के बारे में अध्ययन करेंगे। और हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारी गति क्या होती है। तो गति किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। हमारे बात है हमारा गति। किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय को लगातार रखते हुए, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ अनवरत हुआ लगातार हुआ परिवर्तन गति कहलाता है। किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, परिभाषा नोट करनी है। किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में लगातार हुआ परिवर्तन गति कहलाता है। यानी कोई निर्देश तंत्र हमने मान लिया, जैसे कि मानो कि ये वस्तु है, ये एक निर्देश तंत्र है हमारा। यहां से कोई वस्तु गति करती है, जैसे ये वस्तु यहां से यहां आ गई है, तो ये हमारा निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र कोई भी वस्तु हो सकती है। तो यहां से यहां तक ये वस्तु जा रही है, तो इसको टी समय लग रहा है, यहाँ टी टाइम लग रहा है, टी समय लगता है। तो टी समय के अंदर जो ये परिवर्तन उसका हुआ है, यहां से यहां तक वस्तु आई है, तो वह हमारी गति कहलाती है। किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में लगातार हुआ परिवर्तन गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। तो अब देखिए विद्यार्थियों, अब क्या है वस्तु की गति, आपको मैं बताई गति की परिभाषा। तो उसके बाद में देखिए, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। ये निर्देश तंत्र है हमारा, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। जहां से वस्तु चलना प्रारंभ करती है उसे कहते हैं मूल बिंदु। परिभाषा आती है हमारी, मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए, मूल बिंदु किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं उसे? मूल बिंदु। तो ये हमारा मूल बिंदु है। तो गति के बारे में जान रहे हैं। तो गति में आगे हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा पॉइंट आएगा सरल रेखीय गति। सरल रेखीय मतलब सीधी रेखा में गति। जैसे मान लो कोई वस्तु है, यहाँ से सीधी रेखा में गति कर रही है, यहाँ आ गई, फिर वो वस्तु यहाँ से यहाँ आ जाएगी, फिर वो वस्तु यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ऐसे सीधी रेखा में जो गति होगी हमारी सरल रेखीय गति कहलाएगी। और इसमें देखिए विद्यार्थियों, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो वस्तु सबसे पहले यहाँ थी, फिर ए बिंदु पर आ गई, फिर बी पर आ गई, फिर सी पर आ गई। जब वस्तु यहाँ से ए बिंदु पर आई है तो इसने दूरी हमारी 10 किलोमीटर तय कर ली। उसके बाद में यहाँ 15 किलोमीटर, उसके बाद में 20, यहाँ 25 और यहाँ 30 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो वस्तु है हमारी ओ से लेकर सी तक गई है, तो हमारी जो दूरी हुई है इसके अंदर, जो हमारी गति हुई, दूरी हुई है, वो दूरी 30 किलोमीटर हुई है। दूरी क्या हुई है हमारी? 30 किलोमीटर दूरी हुई है। तो सबसे पहले वस्तु ए पर आई है, फिर ए से बी पर गई है, बी से सी पर गई है। तो हमारी कुल दूरी यहाँ पर, कुल दूरी जो हमारी वो आपकी 30 किलोमीटर हुई है। 30 किलोमीटर हुई है। और यदि वस्तु यह पुनः ओ से ओए से हमारी वस्तु ए बी से हमारी वस्तु BC तक पहुंच गई, और BC से हमारी वस्तु ये CA पर वापस पुनः आ जाती है, तो कुल दूरी हमारे पास यहाँ पर देखो, OA सबसे पहले O से O तक 10 किलोमीटर, उसके बाद में हमारे पास A से B तक गई है, फिर 10 किलोमीटर, उसके बाद B से C तक गई है हमारे पास 10 किलोमीटर, और उसके बाद हमारे पास C से A की ओर आई है तो 5 और 10 और 15 और 20 किलोमीटर।
इस प्रकार हमारी कुल दूरी यहाँ पर 50 किलोमीटर तय होती है। अर्थात सीधी रेखा में जो गति करती है वह हमारी सरल रेखीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। इस गति के दौरान वस्तु दूरी तय करती है, क्योंकि जब वस्तु चलेगी समय के साथ तो कुछ परिवर्तन होगा, परिवर्तन अर्थात दूरी के रूप में परिवर्तन मिलेगा। तो यह है हमारी दूरी यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर हो गई है। और जब वस्तु ए से सी की ओर जाती है, सी से पुनः बी आती है, ए की ओर आती है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर हो जाता है। तो टोटल हम उसको यूं भी कह सकते हैं 30 किलोमीटर हो गया। ओ से लेकर के हमारे पास सी तक की दूरी, ओ से लेकर सी तक, ओ सी हो गई हमारी पूरी। ओ सी से फिर वापस हम सी ए की ओर आ गए, तो ओ सी हमारा 30 किलोमीटर है और सी ए हमारा पास 5, 10, 15 और 20 किलोमीटर है। इस प्रकार हमारे पास 50 किलोमीटर की दूरी तय हो गई है। तो ये सरल रेखीय गति कहलाती है, सीधी रेखा में गति, सरल रेखीय गति। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं एक विस्थापन की। किसकी बात करते हैं? विस्थापन। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। देखिए हम पॉइंट लिख रहे हैं आपके सामने, विस्थापन। एक है हमारे पास विस्थापन क्या है विद्यार्थी? देखेंगे किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य तय की गई सबसे कम दूरी। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य तय की गई दूरी। किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य तय की गई कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले ध्यान देंगे आप, कोई वस्तु हमारे पास ये निर्देश तंत्र के सापेक्ष यहाँ पर स्थित है। यदि वह वस्तु ए की ओर जा रही है, यहाँ पहुंच गई वो वस्तु ए पर, इसने हमारी 3 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब वस्तु हमारे ए से बी की ओर जा रही है, यहाँ हमारे पास 4 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। तो यहाँ पर जो वस्तु हमारी ओ से बी तक पहुंच गई है, कहाँ से पहुंच गई? ओ से बी तक। ओ से ए तक की दूरी 3 किलोमीटर, ए से बी तक की दूरी 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास कुल दूरी जो हुई ना, कुल दूरी पे ध्यान देंगे। कुल दूरी आपकी 7 किलोमीटर होगी। कुल दूरी कितनी होगी? 7 किलोमीटर। अब बात हो रही विस्थापन की। तो प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी? यहाँ। अंतिम स्थिति कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी दूरी है ना, ये हमारी है विस्थापन। कम से कम दूरी ये विस्थापन है। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य तय की गई कम से कम दूरी कहलाती है आपकी विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें एक दिशा की आवश्यकता होती है। तो इसका जो विस्थापन हम करेंगे ना, विस्थापन हमारे पास ज्ञात करेंगे। विस्थापन हमारा है, यहाँ ओ बिंदु ले लिया मैंने, विस्थापन ओ बी इज इक्वल टू आपका ये एक राइट एंगल बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण यहाँ पर है। तो हम ओ बी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ 9 और यहाँ 16, वर्गमूल में हमारे पास होता है 25 और उत्तर आता है हमारा 5 किलोमीटर। यानी यहाँ हमारे पास विस्थापन हो जाता है 5 किलोमीटर। तो देखो विस्थापन कितना हुआ? 5 किलोमीटर। विस्थापन हमारा हुआ 5 किलोमीटर। विद्यार्थी विस्थापन कितना हुआ हमारा? 5 किलोमीटर। देखो विस्थापन हमारे पास कितना है? 5 किलोमीटर का विस्थापन है हमारे पास। देख लेंगे विस्थापन ओ बी बराबर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का 9, 4 का 16, 25 हो जाता है, 25 का 5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, विस्थापन हमारे पास हो गया 5 किलोमीटर। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद हमारा विस्थापन हो गया। तो अब विस्थापन क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की जो कम से कम दूरी आपकी विस्थापन कहलाती है। कम से कम दूरी 5 है। तो विस्थापन और दूरी में देखो आप, विस्थापन और दूरी, इसमें संबंध क्या है? विस्थापन हमेशा
या तो दूरी से कम होगा या दूरी के बराबर होगा। तो विस्थापन इज लेस देन इक्वल दूरी, विस्थापन इज लेस देन इक्वल दूरी। अब देखो जैसे विस्थापन हमारा हुआ 5 किलोमीटर, कितना हुआ 5 किलोमीटर, और दूरी हमारी कितनी है 7 किलोमीटर। तो बोलो कम कौन सा है, ये। तो देखो आप यहाँ पर, और जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ पहुंच गई है, प्रारंभिक बिंदु O और अंतिम बिंदु F, 3 किलोमीटर की दूरी तय की है और कहीं नहीं गई, यहाँ तक ही गई है। तो हमारा विस्थापन भी 3 और दूरी भी 3। तो बोलो विस्थापन कितना, 3 किलोमीटर। तो दूरी कितनी, 3 किलोमीटर। कैसा है, बराबर। इसका मतलब विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या विस्थापन दूरी से कम होगा। और विस्थापन हमारा शून्य भी हो सकता है, दूरी कभी शून्य नहीं होगी। उसके लिए आपको मैं उदाहरण ही लेके बताता हूं एक बार और दोबारा। देखिए, विस्थापन हमारा शून्य हो सकता है, दूरी शून्य नहीं हो सकती है। तो विस्थापन शून्य हो सकता है, यानी कि हमको करना है यहाँ विस्थापन। देखो विस्थापन जो है ना हमारा शून्य हो सकता है, हो सकता है, लेकिन दूरी जो है ना, दूरी शून्य नहीं होगी, दूरी शून्य नहीं होगी। वो कैसे, जैसे कोई वस्तु यहाँ पे है, यहाँ से हमारे पास ए बिंदु पर आ जाती है 3 किलोमीटर। अब वो वस्तु हमारे पास यहाँ चली गई बी बिंदु पर, कितने किलोमीटर, वही 4 किलोमीटर। अब वो वस्तु हमारे पास यहाँ आ जाती है कितने किलोमीटर, वही 3 किलोमीटर। फिर वो वस्तु वापस यहाँ आ जाती है कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो बोलो विद्यार्थी, दूरी कितनी तय हुई, दूरी तो हमारी हो गई, दूरी तो हमारी कुल हो गई 14 किलोमीटर, यानी 3 और 4 7 और 3 10, 4 14 दूरी। अब हमारे पास विस्थापन की बात कर लूं मैं। विस्थापन प्रारंभिक स्थिति कहाँ है, यहाँ, अंतिम स्थिति कहाँ है, यहाँ। तो विस्थापन कैसा है, शून्य है। विस्थापन कैसा है, शून्य है। तो विस्थापन शून्य हो सकता है और दूरी शून्य नहीं हो सकती है। एक तो आप ये नोट कर लेंगे, विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी शून्य नहीं होगी, और विस्थापन का मान हमेशा या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी बात। तो अब मैं बता दूंगा आपको, ये विस्थापन है ना आपकी, विस्थापन जो है आपकी सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है। जैसे मान लो यहाँ वस्तु गई थी तो प्रारंभिक स्थिति ये हो गई थी इसकी, वो विस्थापन ये हो गया था। तो यानी कि ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति ये एक सीधी दिशा हो गई इसकी। ठीक है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है, यानी कि दूरी अदिश यानी दिशा नहीं होना। अदिश का मतलब दिशा नहीं होना, सदिश का मतलब दिशा सहित, यानी दूरी हम कहीं भी जैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो हम 1 किलोमीटर गए, अब कहाँ गए कोई पता नहीं, हम 2 किलोमीटर गए, कहाँ गए, ठीक है भाई। अगर हमने ये कहा कि हम 2 किलोमीटर दूरी पूर्व में तय कर रहे हैं, 2 किलोमीटर पश्चिम में तय कर रहे हैं, तो वहां एक दिशा हो जाती है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, और देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद क्या है, इसके बाद है एक समान गति और असमान गति। इसके बाद पढ़ रहे हैं हम एक समान गति और असमान गति। एक समान गति, सीधी बात है, एक समान गति। एक समान गति ये क्या है, जैसे एक वस्तु है हमारे पास, कोई वस्तु या कार है, कोई कुछ भी है, 1 सेकंड में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 50 मीटर ले लेते हैं, किलोमीटर कुछ ऐसा हो जाएगा, मीटर। 2 सेकंड में हमारे पास ये 100 मीटर की दूरी तय करती है। 3 सेकंड में हमारे पास 150 मीटर की दूरी तय करती है। तो यह है जो कार की गति है, एक समान गति है। इसका मतलब इसकी जो चाल है, चाल बराबर हमारे पास दूरी बटा समय। तो दूरी हमारे पास हो गई 50 मीटर और समय इसका 1 सेकंड। तो चाल हो गई 50 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। चाल क्या है इसकी, 50 मीटर प्रति सेकंड।
यानी कुल मिला के हम बता रहे हैं एक समान गति, यानी 1 सेकंड में 50, 2 सेकंड में 100 जा रही है, 3 सेकंड में 150 जा रही है, तो इसका मतलब इसकी समान चाल है। और यदि कोई वस्तु समान चाल से नहीं तय कर चाल चल रही है, यदि कोई वस्तु जाएगी तो समय तो लगना ही लगना है उसमें, और उस दौरान वह कभी धीमी गति से, कभी तेज गति से, कभी धीमी गति से, कभी तेज गति से चलती है, तो वैसी चाल इसकी होती है असमान चाल। कौन सी चाल होती है? असमान चाल। अधिक जानकारी के लिए आप किताब को भी देखें अपनी को। जैसे भीड़ वाली कोई सड़क पर कोई कार जा रही है, भीड़ वाली कोई सड़क है, उस पर कोई कार जा रही है, तो समय उतना ही लग रहा है। मगर जो कार है आपकी कभी धीरे हो जाएगी, कभी तेज हो जाएगी, कभी धीरे हो जाएगी, कभी तेज हो जाएगी, तो वह असमान गति। कौन सी? जैसे कोई भीड़ वाले स्थान पर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, तो कहीं जगह मिल गई तो तेज दौड़ेगा, कहीं जगह नहीं मिल रही उसे तो गति धीमी हो जाएगी, तो वह असमान गति। कौन सी गति? असमान गति। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आए हैं, कौन से? समान गति और असमान गति के। ठीक है, अब इसके बाद है देखो, एक हमें चाल निकालने का, जैसे मान लो कि चाल है, चाल को अभी मैंने बताया दूरी बटे समय था। चाल हमारी किसी भी दिशा में हो सकती है, चाल हमारी किसी दिशा में हो सकती है। चाल एक अदिश राशि है, चाल जो हमारी कौन सी है? एक अदिश राशि है। चाल स्पीड अर्थात चाल बराबर हमारे पास सूत्र था दूरी बटे समय। दूरी बटे समय एक बात। दूसरी बात, चाल अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। यानी चाल में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं हो सकती। चाल हम कहीं भी, स्पीड हम कहीं भी चाल हम कहीं भी चल सकती है। चाल जैसे कोई बस चल रही है, किधर भी चल जाए हमारी, कोई कार चल रही है, कहीं भी हम चल जा रही है, तो वो चाल हो जाएगी। निश्चित दिशा नहीं होती इसके अंदर। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास। कोई कार है, वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 20 सेकंड का समय लगता है। कितना? तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो उसकी चाल हमारे पास यहाँ कट करके 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। मीटर लगा लेते हैं, मीटर लगा लो। 100 मीटर की दूरी तय करती है, 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। किलोमीटर का प्रति घंटे से होगा संबंध, मीटर का सेकंड से होगा। मीटर का सेकंड से, किलोमीटर का प्रति घंटे से। चाल घंटे में भी हो सकती है। ठीक है, समय 2 घंटे लग रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर चाल है आपकी 180, वो दूरी है हमारी 180 किलोमीटर। दूरी है हमारी 180। समय हमें 2 घंटे लग रहा है यहाँ पर, 2 घंटे का समय। तो इसकी अगर हमें चाल ज्ञात करनी है तो आप काट देंगे तो 90 किलोमीटर पर हावर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसा न्यूमेरिकल आपके आएगा जो आपको करना है। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, चाल v, चाल का मैं बताया था, मैंने बता दिया आपको। चाल v बराबर s बटे t, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। चाल एक अदिश राशि है। अब हमारे पास आता है वेग। वेग हमारी सदिश राशि है भाई। कौन सी राशि है? वेग। याद रखना, सदिश राशि। वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेग। वेग के ऊपर तीर का निशान आएगा क्योंकि सदिश राशि है। तो वेग बराबर हमारे पास सूत्र हो गया वेक्टर ऑफ s बटे टी, यानी वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटे समय। ये हो गया वेग का सूत्र। वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या हुआ हमारे? विस्थापन बटे समय। तो ध्यान रखना आपका, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि। वेग में विस्थापन होता है, विस्थापन की एक दिशा होती है, इसलिए वेग की भी दिशा होगी। ठीक है, तो सदिश राशि के लिए सदिश का निशान, वेक्टर का निशान लगाया जाता है। यहाँ वेक्टर ऑफ v बराबर वेक्टर ऑफ s बटे t। ठीक है, विस्थापन बटे समय। हाँ विद्यार्थियों देखिए, अब हम पढ़ते हैं त्वरण के बारे में। किसके बारे में? त्वरण के बारे में। त्वरण हमारा है वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर। कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग उसका u है, और जब वस्तु चली गई यहाँ पे अंतिम वेग इसका v हो गया, t इसको टाइम लगा है। प्रारंभिक वेग होता है u, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को बोलते हैं u, और अंतिम जो वेग है आपका, अंतिम वेग, उसे कहते हैं हम v। क्या कहते हैं? v।
प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। तो वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण को हम a से व्यक्त करते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन दर, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। और इसका मात्रक देखिए, वेग का मात्रक था वेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, और समय का भी हमारे पास सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक लगाकर इसको परिवर्तित करेंगे, m/s² हो गया। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका हो गया हमारा मात्रक। ये हमारा मात्रक है इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम ms-2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ms-2। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, और इसे हम गति का पहला समीकरण भी व्यक्त करते हैं। जैसे इसको, इसकी सहायता से देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे हम वज्र गुणा कर लेते हैं, तो v माइनस u बराबर हो जाता है at। तो v बराबर हमारे पास हो जाएगा u प्लस at। ध्यान दो यहाँ पर, ये u का पक्षांतर इधर कर दिया मैंने, प्लस में हो गया at, u प्लस at। इसे हम गति का पहला समीकरण कहते हैं। गति का पहला समीकरण की उत्पत्ति यहाँ से हो जाती है। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। तो वेग में परिवर्तन दर त्वरण कहलाती है। कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, तो त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t, परिवर्तन की दर। ठीक है, दर का मतलब समय के साथ t का भाग लग जाएगा इसमें। t का टाइम होता है सेकंड में, वेग होता है मीटर प्रति सेकंड में, तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, s² हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है ms-2। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छे से आपको थोड़ा सी स्टडी कर लेनी है इसकी, और मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। और स्वागत है आपका, अच्छी तरह से देखें आप इसको, अपनी बुक को देखें, समझें और प्रयास करें। ओके, ठीक है विद्यार्थियों। अब उसके बाद मैंने कहा था मिलेंगे अगले वीडियो में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2 में इसका पार्ट कंप्लीट, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये मोशन का जो गति का पार्ट 1 ये आपका है, इसके बाद पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा, और उम्मीद है कि आप अच्छी तरह इसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।